ठीक है, हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए सेंटर से पास करने वाली एक्सिस, एंड से पास करने वाली एक्सिस के अराउंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, और रिंग का भी कैलकुलेट किया है, और डिस्क का भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ रही थी कौन सी एक्सिस, सेंटर से पास करने वाली रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ रही थी। रिंग के लिए mr² आई थी, और डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आई थी। और ये एक्सिस कौन कौन से थे? ये एक्सिस रिंग वाली थी और ये एक्सिस डिस्क वाली थी। ठीक है, अगर कोई दूसरी एक्सिस हो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, नहीं बता सकते हैं डायरेक्टली। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 सिर्फ ऐसी एक्सिस के लिए है जो कि सेंटर से भी पास करी और प्लेन के परपेंडिकुलर है। फिर उसके रोटेशन के लिए इनर्शिया हम कैलकुलेट करते हैं तो mr²/2 आता है। लाइकवाइज रिंग के लिए तो इसके बाद और दो बॉडीज़ हैं जिनके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्योंकि अब तुम लोगों का थोड़ा अब दिन में भी अलग से एक्स्ट्रा क्लास होगी, तुम्हें टाइम कम मिलेगा, तो मैं चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये हमारा फिज़िक्स वाला पार्ट जो है वो लैग नहीं करना चाहिए। तुम्हें दिन में पहले के कंपैरिजन में अब कम टाइम मिलेगा, और क्लास में हम बहुत ज़्यादा टाइम ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं चाह रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक क्लास और मिले, 1 या 1.5 क्लास, उसके बाद मैं आगे करूँगा। तो वो कल की जो क्लास होगी, यानी कि ट्यूसडे की, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेकिन जैसे हमने रॉड, रिंग और डिस्क के लिए कैलकुलेट किया है, हमें 2 और बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि वो 2 बॉडीज़ कौन कौन से हैं। वो 2 बॉडीज़ यूनिफॉर्म हॉलोस्फेयर है और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है। एक्सिस, डायमेट्रिक एक्सिस। तो इन दोनों बॉडीज़ के लिए, हॉलोस्फेयर और सॉलिड स्फेयर के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसीलिए मैं अलग से तुम्हें रिकॉर्ड करके सेंड कर दे रहा हूँ। इसको तुम अपने अकॉर्डिंग देख करके इन दोनों स्फेयर और हॉलोस्फेयर और सॉलिड स्फेयर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के केस में हम हर तरह की बॉडीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो वहीं पे तुम्हारी इंटीग्रेशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी, और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। ऐसा तभी होता है जब हर बॉडी के लिए तुमने सेंटर ऑफ मास खुद से डिराइव किया हो। ठीक है, खुद से इंटीग्रेट करके कैलकुलेट। लाइकवाइज मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूँगा कि, क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स का इंटीग्रल पार्ट है, बार बार आएगा, बाद में प्रॉब्लम ना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी हर बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तुम खुद से अपने आप से, एक बार तुमने लेक्चर सुना देखा, उसके बाद अपने आप से अलग से फ्रेश कॉपी में हर बॉडी के लिए खुद से एलिमेंट लोगे, इंटीग्रेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी के लिए खुद से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कोई भी बॉडी तुम्हें छोड़नी नहीं है। ठीक है, और एलिमेंट्स कैसे लेना है? जैसे मर्जी एलिमेंट लेना है, क्लास में जैसे बताया गया उसके अलावा भी तुम्हारी चॉइस के हिसाब से कोई दूसरे तरीके से एलिमेंट में डिवाइड करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम खुद से कैलकुलेट करोगे, और हर बॉडी के लिए एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो ये तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एनीवे ठीक है, अब हम लोग हॉलोस्फेयर और सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के टाइम में मैंने सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। ये सॉलिड स्फेयर है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था इसको मैंने? हालांकि वो हेमीस्फेयर था, लेकिन एलिमेंट लेना तो सेम ही है ना। तो एलिमेंट चाहे कंप्लीट स्फेयर हो या हेमीस्फेयर हो, एलिमेंट वैसे ही लेंगे। तो एलिमेंट वहाँ पर जो मैंने लिया था, वहाँ पे मैंने बोला था वाई डिस्टेंस पर, ठीक है, डी वाई वेट का एलिमेंट लेते हैं। ये हमारा एलिमेंट वाई ठीक है, डिस्टेंस पर डी वाई वेट का एलिमेंट लेते हैं। और जो एलिमेंट था ये डिस्क एलिमेंट बन रहा था, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता है, तो हम ठीक है पूरे हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है,
तो वहाँ पे एलिमेंट कैसे लिया था, वाई डिस्टेंस पर डी वाई वेट्स का। और मैंने बोला था ये सॉलिड के लिए मैंने कैलकुलेट कर दिया था सेंटर ऑफ मास, और तुम्हें बोला था कि हॉलो के लिए ना तुम खुद कैलकुलेट करोगे एलिमेंट कैसे लेना चाहिए। तो एलिमेंट के लिए वेरिएबल क्या लेना चाहिए वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने उस टाइम में हॉलो हेमिस्फेयर का नहीं लिया था, तो इस बार मैं हॉलो हेमिस्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। एलिमेंट लेना तो दोनों में सेम ही होगा, एक केस में हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, दूसरे केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन बॉडी को डिवाइड करना, एलिमेंट लेना तो या वेरिएबल सेलेक्ट करना तो दोनों में सेम रहेगा। तो मैं हॉलो स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, और सॉलिड स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम खुद से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ठीक है, उसका हिंट थोड़ा मैं दे दूँगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पर। हमारे पास एक यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर जैसे ही बोला हूँ तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया है कि हॉलो स्फेयर का मतलब है सारा मास जो है ना वो इसके सरफेस पर है, यहाँ पर मास है, अंदर बिल्कुल ये पार्ट बिल्कुल हॉलो है, ठीक है, अंदर बिल्कुल हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, सारा मास सरफेस पर है, ठीक है। ठीक है, और सरफेस पे जो मास है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस पे जो मास है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब ऐसे हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब एक्सिस बतानी पड़ेगी ना, तो इसमें बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है डायमेट्रिक एक्सिस के अराउंड, ठीक है, डायमेट्रिक एक्सिस के अराउंड। तो यहाँ पे एक्सिस बताई गई है डायमेट्रिक एक्सिस, और डायमेट्रिक एक्सिस का मतलब कोई भी एक्सिस हो सकती है जो सेंटर से पास कर रही है, क्योंकि स्फेयर तो सिमेट्रिकल होता है, तो कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है वो डायमेट्रिक एक्सिस कहलाएगी, और उसी के लिए तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारी एक्सिस कुछ इस तरह से है, ठीक है, और बॉडी कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स में। तो हम लोग इसको ठीक है, हम अपने हॉलो स्फेयर को, ठीक है, बहुत सारे किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं मैं समझ लो उसको। हम हॉलो स्फेयर को ना बहुत सारे इस तरह से थिन स्लाइसेस में डिवाइड कर रहे हैं। अगर इस तरह के स्लाइसेस में डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट जो यहाँ पर होगा ना वो रिंग एलिमेंट होगा इस तरह का। ये क्योंकि हॉलो है तो ये बीच में खाली होगा, तो ये जो इसका हर एक एलिमेंट रिंग की तरह होगा, रिंग एलिमेंट होगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट रिंग होगा। तो हम लोग इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, रिंग एलिमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। और वो रिंग एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, तो उसके लिए मैं इसको, वो रिंग एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे कुछ इस तरह के। अभी साइड से तो तुम्हें लग रहा है कि ये डिस्क या सर्कल है और ये रॉड है, ऐसा नहीं, ये स्फेयर है। 3D में इमेजिन करो, ये हॉलो स्फेयर है, और उसका जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये रिंग एलिमेंट है। इसको मैं साइड में भी इसीलिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ। रिंग एलिमेंट कुछ हमारा इस तरह का है, रिंग एलिमेंट कुछ इस तरह का है, इसको कट करके बाहर यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया है। ये वाला पोर्शन शेडेड है ऐसे, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो अनशेडेड है, ठीक है, ये रिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें कंप्लीट हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो हम सोचेंगे कंप्लीट हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस हॉलो स्फेयर को बहुत सारे रिंग्स में डिवाइड कर देते हैं। हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, हमें हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड किया बहुत सारे रिंग्स में। रिंग्स कैसे डिवाइड, इस तरह से बहुत सारे रिंग है, उसमें से एक आर्बिट्ररी रिंग यहाँ पर ड्रॉ किया है। तुम लोग बताओ कि इसके लिए वेरिएबल क्या लेना चाहिए। तो पिछली बार हमने जो वेरिएबल लिया था ना, पिछली बार जो वेरिएबल लिया था वो वाई डिस्टेंस पर डी वाई वेट का वेरिएबल लिया था, ठीक है, सॉल्व किया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, सॉरी, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पता चल गई थी, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फेयर के सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम हमने वाई डिस्टेंस पे डी वाई वेट का एलिमेंटल डिस्क कंसीडर किया था। यहाँ पे भी तुम चाहो तो वेरिएबल अपना बिल्कुल वैसे ही वाई डिस्टेंस पर डी वाई थिकनेस का, ये वाली थिकनेस डी वाई होगी, डी वाई थिकनेस का रिंग एलिमेंट कंसीडर करो,
ठीक है, इस रिंग एलिमेंट का मास निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ऐसे सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जानबूझ करके यहाँ पे अपना जो वेरिएबल है वो कुछ दूसरे तरीके से सेलेक्ट करा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। मैं जो एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ ना, वो थीटा एंगल पर, जो रिंग एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ थीटा एंगल पर, डी थीटा विड्थ में ये एंगल जो है वो डी थीटा है। डी थीटा विड्थ में सबटेंडेड रिंग एलिमेंट इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। थीटा बढ़ता जाएगा तो हमें अलग अलग एलिमेंट मिलता जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है ना थीटा है, थीटा के टर्म्स में हम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। वाई डी वाई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ करके प्रेफर किया है थीटा डी थीटा लेना। क्यों प्रेफर किया है, तो इसका एक जेन्युइन रीज़न है, वो तुम लोग सोच करके मुझे बताना। मतलब वाई डी वाई पर ऐसा नहीं कि कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन वो उसमें थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। क्यों लगेंगे तो उसके लिए तभी पता चलेगा जब तुम ट्राई करोगे खुद से। तो तुम लोग वाई डी वाई लेकर के भी पहले तो थीटा डी थीटा लेकर के तुम खुद से हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद फिर वाई डी वाई लेकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे। एनीवे दोनों से सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। और यही काम हम लोग सॉलिड स्फीयर में भी कर सकते हैं। सॉलिड स्फीयर में वाई डी वाई लेकर के करो, आर थीटा डी थीटा लेकर के करो, दोनों से सेम आंसर। अच्छा, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हमने ऐसे जैसे ड्रॉ किया है, ये एलिमेंट थीटा एंगल पर डी थीटा विड्थ पर सिलेक्ट किया है, तो थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा, ये वाला एलिमेंट मिलेगा, ये रिंग एलिमेंट मिलेगा। और जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जाएंगे तो हमें अगला एलिमेंट थीटा इक्वल्स टू 90 पे हमें लास्ट एलिमेंट मिलेगा। ये समझना है तुम्हें, थीटा हम इधर से करते जा रहे हैं तो 90 पर ही जाओगे ना तो लास्ट सबसे ऊपर वाला एलिमेंट मिलेगा। 90 से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 90 पहुँचे कि तुम्हें लास्ट एलिमेंट मिल गया। 45 पर बीच वाला एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो 0 से अगर थीटा 0 से अगर 90 जाएंगे, अगर थीटा 0 से 90 जाएंगे तो जो एलिमेंट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और अगर हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं तो तुम सोचोगे, क्योंकि हम थीटा हम मेजर कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा मेजर कर रहे हैं। तो 0 पर ये वाला एलिमेंट, 90 पर ये वाला एलिमेंट, तो जो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ना उनको सेलेक्ट करने के लिए थीटा नेगेटिव होगा। तो थीटा हम बोलेंगे -90 पे ये लास्ट वाला एलिमेंट मतलब सबसे नीचे वाला एलिमेंट मिलेगा, और -89 -88 इस तरह से आगे चलते चलते नेक्स्ट एलिमेंट 0 पर ये एलिमेंट। तो ओवरऑल सारे एलिमेंट्स यहाँ पर -π/2 से +π/2 तक के बीच में है, ठीक है, अगर थीटा के टर्म्स में एलिमेंट लेते हैं तो, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, ठीक है, वेरिएबल समझना ज़रूरी है। और डी थीटा क्या है, डी थीटा विड्थ में ये एलिमेंट्स सबटेंडेड है। तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाला जो आर्क लेंथ है, ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम डिवाइड कर लिया एलिमेंट्स में। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि हम इस एक एलिमेंट का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद इस तरह के सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे। तो ये एक एलिमेंट मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक एलिमेंट कैसा है, ठीक है, ये वाली जो थिकनेस है ना इसकी जो थिकनेस आई है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी r, तो ये लेंथ होगी r। इसको थोड़ा अच्छे से मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि फिगर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिगर यहाँ पर इसको थोड़ा एंगल कर्व्ड बनाया हूँ ताकि तुम्हें थोड़े रियलिटी से इसको मतलब एक्चुअल फिगर से तुम रिलेट कर पाओ। ये जो लेंथ है ना, ये आर डी थीटा होगा, ये वाली जो लेंथ होगी ये आर डी थीटा होगी, ठीक है। और इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस मतलब ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये भी तुम बता सकते हो, ये जो तो यहाँ पर हम देख करके बता सकते हैं कि ये लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ये आर है, ये वाली जो लेंथ है आर है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में ये थीटा है, तो तुम बोलोगे ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये आर कॉस थीटा है। तो रेडियस जो होगी इस एलिमेंटल रिंग की जो रेडियस होगी वो आर कॉस थीटा है, ठीक है। इसको भी हम लिख देते हैं, इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये है आर
कॉस थीटा, ये वाली जो लेंथ है ये है आर कॉस थीटा। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले इस एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। इस एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्योंकि ये रिंग है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस रिंग का मास और रिंग की रेडियस स्क्वायर, और रेडियस जो है ना वो आर कॉस थीटा है। ये इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इस तरह के सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, ऐड कर दो। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स लिखेंगे माइनस, ठीक है, लिमिट्स ऑब्वियसली लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स लिखेंगे -π/2 प्लस पाई, यह लिमिट अभी मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता चल गई। तो इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे जो टर्म्स है ना सिंगल वेरिएबल में चेंज करने पड़ेंगे। तो सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए यहाँ पे आर तो कांस्टेंट है, थीटा है एक वेरिएबल, डीएम को ही हमें थीटा या डी थीटा में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीएम का मतलब क्या है, इस एलिमेंट का मास कैसे लिखेंगे, एलिमेंट का मास कैसे लिखेंगे। तो एलिमेंट का मास लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर देखो, एलिमेंट का मास हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, डेफिनीशन। ये क्या होगी, ये लिखेंगे क्योंकि हॉलोस्फेयर के पास सरफेस है, सरफेस में सारा मास है। ठीक है, तो हम हॉलोस्फेयर के पास सरफेस है, उसके एलिमेंट के पास भी सरफेस है, तो हम एलिमेंट का मास लिखेंगे सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट। और सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट कितना होगा, तो ये तुम्हें बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है, एन्युलर रिंग है, ठीक है, अभी मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ये पहले तुम कर चुके हो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा, ठीक है, ये इसकी थिकनेस कम है, इसको नीचे ही, ये इस तरह का रिंग है, ठीक है, ये इस तरह का रिंग है, इस तरह का हम बोलते हैं। अगर ये आर है, सॉरी, ये आर है और ये डी आर है, तो इसका इस पार्ट का एरिया कितना होता है, वो 2πr dr होता है। ठीक है, तो अब या फिर ऐसा रहे हमारा एलिमेंट सिलेंडर टाइप का, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये dr है, और इसकी जो इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये भी रेक्टेंगल ही बनेगा जैसे ये बनेगा, तो इसके लिए भी 2πr dr। या फिर हमारा जो रिंग एलिमेंट है उसके लिए थिकनेस इंपॉर्टेंट है। ये वाली थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस जितनी भी होगी, ये थिकनेस जितनी भी होगी, ये थिकनेस के अकॉर्डिंग बस 2πr थिकनेस, यही एरिया होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, आ जाते हैं अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पे। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं इस रिंग एलिमेंट का एरिया होगा, वो और कुछ नहीं होगा, सिग्मा। ठीक है, इसका एरिया होगा 2π, रेडियस है r cos थीटा, और इसकी थिकनेस है r d थीटा। ठीक है, ये दिख रहा है तुम लोगों को। तो एलिमेंट का जो मास होगा वो लिखेंगे सिग्मा 2πr² cos थीटा d थीटा। ठीक है, ये एलिमेंट का मास होगा। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन, अब बाकी बस रह गया इंटीग्रेशन परफॉर्म करना, बाकी सारी तैयारी हमने कर ली है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी, डीएम की वैल्यू हम लिखेंगे सिग्मा 2πr², इनफैक्ट r² यहाँ है और r² एक अंदर भी है, तो r⁴, और यहाँ पे cos² थीटा, तुम बोलोगे cos³ लिखना चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ करके इसको ना cos थीटा d थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सारे टर्म्स आ गए, r² और cos इसमें रह गया, और 2πr² cos थीटा d। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आ गए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, इसमें लिमिट्स हम रखेंगे। ठीक है, -π/2 +π/2। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता चल गई। तो सबसे पहले सारे कांस्टेंट टर्म्स बाहर, तो कांस्टेंट टर्म्स को मैं बाहर रख देता हूँ, सिग्मा 2πr⁴ इंटीग्रल। तो इंटीग्रल के अंदर क्या है, इंटीग्रल के अंदर है cos²। अभी तो cos³ है, अगर cos होता ना तब इसको इंटीग्रेट करना आसान होता, लेकिन मैं इसमें
थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या है, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस, इसको लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। ये इंटीग्रेशन की टेक्निक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि हमें ये मेथड तुम्हें नहीं बताया, लेकिन तुम्हें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस इंटीग्रेशन को हमें परफॉर्म करना है, अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हर तरह के फंक्शन को नहीं, जिसकी वैल्यू हमें पता है उसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलजेब्राइक फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपना वेरिएबल चेंज करते हैं, ठीक है। हमारा वेरिएबल यहाँ पर क्या था, वेरिएबल थीटा था। तो एक काम करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से चेंज होकर के अलजेब्राइक फंक्शन में आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें ना, यहाँ पे देखो क्या चेंज कर रहे हैं, जहाँ पर भी थीटा है उन सारे टर्म्स को हमें हटाना है। हम यहाँ पे अज्यूम करें साइन थीटा की वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं टी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को तुम टी स्क्वायर लिख दोगे, और कॉस थीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अब सोचते हैं कि यहाँ डी थीटा भी तो है, डी थीटा को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए हमें इस टर्म को ना डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो तुम अगर डिफ्रेंशिएट करते हो डी टी अपॉन डी थीटा, अगर डिफ्रेंशिएट करते हो डी टी अपॉन डी थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम फिर से और आगे, ठीक है, लिखते हैं। ये डी थीटा इस साइड आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, ये इक्वल होगा। क्यों डिफ्रेंशिएट किया है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। डिफ्रेंशिएट किया है ताकि हम लोग डी थीटा को डी टी के टर्म्स में लिख पाए। डी थीटा और डी टी का रिलेशनशिप चाहिए, थीटा और टी का रिलेशनशिप है, डिफ्रेंशिएट करके डी थीटा और डी टी का रिलेशनशिप पता चला, तभी हम डी थीटा को डी टी से रिप्लेस कर पाएंगे, सारे वेरिएबल्स टी के टर्म्स में आएंगे। तो अगला जो, इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2 पाई आर रेज़्ड टू पावर 4 इंटीग्रल, ठीक है। तो अंदर वाले टर्म्स पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद लिमिट सोचेंगे। ये है 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये अलजेब्राइक फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो क्या, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन लिमिट्स क्या रखेंगे। तो हम सोचेंगे कि जो लिमिट्स है, तो थीटा की लिमिट है, तो हम बोलेंगे टी की लिमिट्स क्या होगी। तो हम बोलेंगे थीटा जब -π/2 है तो टी की वैल्यू -1 होगी। जब थीटा की वैल्यू -π/2, साइन थीटा -1 यानी t-1, थीटा की वैल्यू +π/2, साइन थीटा +1 यानी t+1, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो चेंज होकर के -1 से +1 हो गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, होपफुली इसको तुम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। सिग्मा 2 पाई आर रेज़्ड टू पावर 4, और अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, पहला वाला टर्म आएगा t³ अपॉन 3, ये टर्म आएगा, ठीक है। इसमें पहले 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये वैल्यू कुछ कितनी आ रही है, सिग्मा 2 पाई आर रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है हमारे पास जगह अभी। और लिमिट्स पुट कर रहे हैं यहाँ पर, लिमिट्स है -1 से लेकर के +1, ठीक है। तो पहले +1 पुट करते हैं, तो ये वैल्यू आती है, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग मिस्टेक करोगे हर बार की तरह। पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करने के बाद ये वैल्यू 1 माइनस 1/3, ठीक है, माइनस, अब -1 पुट करते हैं, तो ये -1 और -1/3 ये वैल्यू आएगी। ये लिमिट्स पुट करने के बाद वैल्यू आएगी, चेक करो इसको, ठीक है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़, अब ये जो इंटीग्रेशन किया है ना, इससे तुम्हें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में भी हेल्प मिलेगी, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ रहे हो तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं कितनी बार तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड ये 2/3 आएगा, और ये +2/3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आएगा, तो ये और ये दोनों टर्म्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। अब ये फाइनल आंसर, लेकिन सिग्मा हमें पता नहीं है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी। सिग्मा का मतलब है ये हेमिस्फेयर नहीं है, कंप्लीट हॉलोस्फेयर है। तो सरफेस डेंसिटी का मतलब होगा टोटल मास और टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r², ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू m/4 पाई r²,
ये 2 पाई r⁴, ये 4/3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ रही है, तुम देख सकते हो ये 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म्स 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा और r² भी कैंसिल हो जाएगा, 2/3 mr²। हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है हॉलो स्फीयर के लिए डायमेट्रिक एक्सिस के अराउंड, अगर डायमीटर के अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है ये हॉलो स्फीयर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। इसके अलावा कोई एक्सिस ऐसे टेंजेंट वाली होगी उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, कुछ और होगा। तो डायमेट्रिक एक्सिस के अराउंड हॉलो स्फीयर का, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/3 mr², ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट है। और अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो तुम लोग अपने से कैलकुलेट करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी 2/5 mr² फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब मैं